हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वाइट माइंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एनालिटिकल टेक्निक्स के अंडर में इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक की शुरुआत की थी। उस लेक्चर में हमने दो बेसिक टेक्निक्स जैसे कि एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पेज को डिटेल में समझा था। ये दोनों टेक्निक्स बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने देखी थी और इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। जिन भी लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है और टेक्निक्स में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स सही नहीं है तो आप ये दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोनों लेक्चर्स कंप्लीट डिटेल में है। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो और इम्पोर्टेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन दोनों टेक्निक्स के प्रिंसिपल, वर्किंग, एप्लीकेशन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हिंदी में समझना चाहते हैं, कुछ इंग्लिश में समझना। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट separates proteins based on their isoelectric point। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को आप PI से भी रिप्रेजेंट करते हो रेदर देन मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। ठीक है, इससे पहले जो दो टेक्निक्स हमने देखी थी दैट इज एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों ही टेक्निक्स को यूज कर रहे थे टू सेपरेट द प्रोटीन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। ठीक है, इन दोनों टेक्निक्स के बेसिस तो ये दोनों टेक्निक्स यूज की जाती है टू सेपरेट द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट। बट ये जो स्पेशलाइज्ड वर्जन है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहा है बेस्ड ऑन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है ये हम देखेंगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, जो प्रोटीन्स है वो माइग्रेट करते हैं ऐसी जेल जेल में जहाँ पे एक पीएच ग्रेडियंट बनाया जाता है और उस पीएच ग्रेडियंट में प्रोटीन तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो अपने ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो ना कर दे। जैसे ही उसमें नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो हो जाएगा वो अपना मूवमेंट बंद कर देगा और उस पॉइंट को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, सो प्रोटीन्स माइग्रेट थ्रू अ जेल containing pH gradient until the protein reach the pH at which they have no net electric charge। नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मतलब है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जैसे ही आपका प्रोटीन पहुंचता है तो वो मूव नहीं करता, जिसके वजह से जो आपकी जेल होती है उस पे आपको शार्प बैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक ओवरव्यू है इस टेक्निक का कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जहां पे आप प्रोटीन को उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे सेपरेट करोगे, ना कि मॉलिक्यूलर वेट और साइज के बेसिस पे। प्रोटीन उस जेल में मूव करेगा जिसमें पीएच ग्रेडियंट बना रहता है। कमर्शियली ये इसकी स्ट्राइप अवेलेबल होती है लैब्स में, डायरेक्टली इसे आप यूज कर सकते हो। और प्रोटीन तब तक मूव करता है, तब तक माइग्रेट करता है जब तक वो ऐसे पीएच पे ना पहुंच जाए जहाँ पे उसका ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है प्रोटीन के ऊपर वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, वो ज्वेटर आयन की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
तो वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नहीं तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अभी मैं बताऊँगी भी तो क्लियर हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुँचने के बाद प्रोटीन मूव नहीं करेगा और एक शार्प बैंड आपको देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू एन इमेज जिससे आपको थोड़ा-सा क्लियर होगा कि एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ इमेज शोइंग द आइसो इलेक्ट्रो-फोकसिंग स्ट्राइप। ठीक है, ये उसकी स्ट्राइप है और यहाँ पे ये पूरा सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पीएच ग्रेडियंट होता है। ठीक है, पीएच 1 से स्टार्ट होता है टिल 14 तक जाता है। ठीक है, 1 टू 7 इज़ द एसिडिक पीएच, 7 से थोड़ा 8 के अराउंड आप मान सकते हो दैट इज़ द न्यूट्रल और फिर उसके बाद बेसिक अल्कलाइन कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ प्रोटीन्स अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज भी आपको दिख रहा है ना? नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये ज़ीरो चार्ज कंटेनिंग होंगे तो ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे, ये अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मूव नहीं करेंगे, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रुक जाएँगे। जो पॉजिटिव कंटेनिंग प्रोटीन होगा वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ द कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है? और जो नेगेटिव कंटेनिंग प्रोटीन होगा वो किधर मूव करेगा? पॉजिटिव दैट इज़ टुवर्ड्स एनोड। अब एनोड और कैथोड का जो कांसेप्ट है, कैसे मूवमेंट होता है, कैटायंस एनायंस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारा जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला लेक्चर है उसे देखिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती, तो आप वहाँ जाइए, लेक्चर को देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब जब ये टेक्निक्स को हम समझाते हैं तो कुछ दिन तक तो आप रिटेन कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैम ज़्यादा टाइम तक नहीं रिटेन कर पा रहे, तो कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए, कुछ ऐसा स्टोरी के फॉर्म में बताइए ताकि लंबे समय तक मेमोरी में रहे। तो वैसे बता देते हैं, ठीक है? अभी 10 मिनट्स डिलीवरी वाला ऐप बहुत फेमस है जिसमें से वन ऑफ द ऐप है इज़ स्विगी, ठीक है? आप जो चाहे वो ले लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्विगी ले रही हूँ, ठीक है? स्विगी पे आपको पता है कि यहाँ पे होते हैं डिलीवरी राइडर्स, ठीक है? डिलीवरी राइडर्स का काम है कि कस्टमर का जो भी प्रोडक्ट है, उसे उसके घर जाके या उसका जो भी लोकेशन है, वहाँ जाके उसको डिलीवर करना, ठीक है? तो सपोज़ किसी कस्टमर ने रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर किया, आपके राइडर भाई साहब यहाँ पहुँच गए, यहाँ से प्रोडक्ट को कलेक्ट किया, यहाँ पे कहीं कस्टमर का घर है, ठीक है? लोकेलिटी में और भी घर होते हैं, तो और भी बना देते थोड़े। यार मेरी डायग्राम पे थोड़ा मत जाना, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे आपके डिलीवरी राइडर्स पहुँच गए, जो भी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। तो यहाँ से ये अपनी गाड़ी चलाते हुए हमारे कस्टमर केयर पे नॉट कस्टमर केयर सॉरी टू द कस्टमर हाउस यहाँ पे ये पहुँच गए, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जो लोकेशन था वो प्रॉपर नहीं था और वो किसी दूसरे घर पे जाके डिलीवरी कर देते हैं। बट जब उन्हें पता चलता है कि नहीं दिस इज़ नॉट द कस्टमर्स प्लेस, तो वो वापस आते हैं और यहाँ पे फिर आपका जो करेक्ट एड्रेस है, उधर आके डिलीवरी करता है, राइट? तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये रेड वाला जो है पाथवे वो करेक्ट हाउस या करेक्ट जो आपका प्लेस है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है? तो अभी इसको कॉन्सेप्ट इस स्टोरी को आपको कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक करना है वो आप समझो। जो स्विगी का डिलीवरी राइडर है, वो है आपका प्रोटीन, ठीक है? ये ही तो माइग्रेट कर रहा है ना जेल के ऊपर, अक्रॉस द पीएच ग्रेडियंट याद करिए, ठीक है? और जो रोड है जिसमें ये डिलीवरी एजेंट प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, इस रोड को आप कहते हो पीएच ग्रेडियंट। और जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने आपको बताया, वो हो जाएगा कस्टमर का एड्रेस, ठीक है? ये हो गया आपका क्या? पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है? इस स्टोरी से आप हमेशा कनेक्ट कर लोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि प्रोटीन क्या था, पीएच ग्रेडियंट क्या था, पीआई क्या था, एक ही बार में सब कुछ याद आ जाएगा कि प्रोटीन जो कि माइग्रेट कर रहा है उसे आप एज अ डिलीवरी एजेंट समझिए, जो पीएच ग्रेडियंट है उसे एज अ रोड समझ लो जिस पे ट्रैवलिंग हो रही है, और जो कस्टमर का एड्रेस है वो पीआई है। कभी कभी यहाँ पे जब आपका प्रोटीन चला जाएगा गलत एड्रेस पे तो वो वापस भी आ जाएगा अपने आप, ठीक है?
अब हमें समझना होगा कि अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, दैट इज़ द प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का पीएच के साथ, ठीक है? तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी हमेशा हाई रहेगी, पर जैसे-जैसे वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुँचेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और उसके आगे का भी जो पीएच होगा, वेदर इट्स एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच, हमेशा प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट रहेगी। पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो जैसे ही पहुँचता है, तो उसके अंदर मूवमेंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो लीस्ट होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में। दैट इज व्हाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में प्रोटीन्स को सेपरेट करना इजी है। ठीक है, इज वन ऑफ द रीजन की प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि व्हाट इज पीआई, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, पीआई जो है वो ऐसा पीएच है जहां पे प्रोटीन के ऊपर जीरो नेट चार्ज आ जाए। ठीक है, सो इट इज द पीएच at which a protein has zero net electrical charge। ठीक है, पीआई को याद करने का एक और ट्रिक है, दैट इज दी प्रोटीन्स परमानेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमेशा यूनिक होता है। जैसे इंडिया में सभी लोगों का यूनिक आधार कार्ड होता है ना, वैसे यहाँ पे पीआई स्टैंड करता है, दैट इज दी प्रोटीन्स परमानेंट आइडेंटिटी। हर प्रोटीन का अपना पीआई होता है। ठीक है, अब इस पीआई के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास प्रोटीन कोई एक्स है। ठीक है, दिस इज नॉट क्रॉस, दिस इज एक्स। ठीक है, मैंने जब पीएच 4 रखा, दैट इज एसिडिक। ठीक है, तो जब हम एसिडिक पीएच रखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब आप पीएच को थोड़ा सा बढ़ा के 6 कर दोगे, तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जीरो चार्ज आ जाता है। और जब आप पीएच को और बेसिक एल्कलाइन कंडीशन के अंदर लेके जाते हो, लेट्स से 8, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैथोड मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो आप देख रहे हो जहाँ पे पीएच इज इक्वल टू पीआई हो गया है। जब पीएच इज इक्वल टू पीआई आ जाए, तो प्रोटीन मूवमेंट शो कर दे नहीं करता है, प्रोटीन स्टॉप्स मूविंग। ठीक है, और इसी को इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट करेंगे कहेंगे, जिसमें यहाँ पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम रहेगी। अब अगर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का प्रिंसिपल आप समझना चाहते हो कि प्रिंसिपल क्या है इसका पीछे, तो बार बार मैं आपको प्रिंसिपल बता रही हूँ कि प्रोटीन माइग्रेट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस ई विद एरो इज डिफाइनिंग एज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पीएच ग्रेडियंट। ठीक है, और ये तब तक माइग्रेट करेगा जब तक ये अपने पीआई पे पहुंच ना जाए, अंटिल रीच पीआई। ठीक है, पीआई का मतलब है कि उसके ऊपर नेट चार्ज कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। मूवमेंट भी आप समझ चुके हो कि पॉजिटिव वाला जो प्रोटीन होगा वो नेगेटिव की तरह मूवमेंट करता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा, दैट इज द कैथोड। नेगेटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मूवमेंट शो करेगा। और जो न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों चार्ज कंटेनिंग है, जिसकी वजह से वो स्वेटर आयन की तरह काम करेगा और नेट चार्ज पे जीरो हो जाएगा, तो ये किसी भी तरीके का मूवमेंट शो नहीं करेगा। नाउ हियर यू आर सीइंग टू इमेजेस। इन दोनों इमेजेस से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज दी कि जो प्रोटीन है वो चार्ज को चेंज क्यों करता है, व्हाई डज प्रोटीन चेंजेस चार्ज।
ठीक है? क्या वजह है जिसकी वजह से प्रोटीन चार्ज को बदल देता है? यहाँ पे आप एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज CH, दिस इज R इज रिप्रेजेंटिंग एज अ साइड चेन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है? ये आपका अमाइनो ग्रुप है और ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है? अमाइनो ग्रुप हो या कार्बोक्सिल ग्रुप हो, दोनों में से कोई भी ग्रुप हो, ठीक है? ये प्रोटॉन को गेन करेंगे या लॉस करेंगे, ये सोली डिपेंड करता है कि पीएच क्या है। ठीक है? डिपेंड्स ऑन पीएच। ठीक है? अब जेल में जो ग्रेडियंट हम क्रिएट करेंगे वो 1 से 14 तक रहेगा, बीच में या न्यूट्रल 7, कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है? ये वाला जो होगा वो होगा एसिडिक पीएच, ये वाला होगा बेसिक और एल्कलाइन पीएच। ठीक है जी? एसिडिक पीएच में क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो गेन करता है किसको? प्रोटॉन को। अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चीज को अगर आप लोगे तो आप पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर आप पे चार्ज पॉजिटिव आ गया तो आप मूव किधर करोगे? मूव किधर करोगे? मूव करोगे टुवर्ड्स नेगेटिव, दैट इज द कैथोड। ठीक है? और अगर बेसिक पीएच पे आपका प्रोटीन रखा हुआ है तो वो क्या करेगा? जो प्रोटीन होगा वो H प्लस आयन को लूज कर देगा। H प्लस आयन को अगर लूज कर देगा, पॉजिटिविटी को लूज कर देगा, तो खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज अगर खुद ले लिया तो कहाँ मूव कर जाएगा? किस साइड माइग्रेट कर जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट इज द एनोड। करेक्ट बात है। यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देती हूँ ताकि क्लियर दिखा जा सके। जस्ट मोमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीएच, पीआई और प्रोटीन सॉल्युबिलिटी को ना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे का बेसिक क्या है। थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। तो मैंने आपको बोला था कि अगर पीएच एसिडिक हो या बेसिक हो, हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो हाईएस्ट रहता है। ठीक है? पर जैसे ही पीआई की तरफ प्रोटीन प्रोसीड होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीआई से जस्ट पहले या पीआई के जस्ट बाद प्रोटीन्स वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसी वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है। वेयर इज जैसे जैसे आप पीआई की तरफ प्रोसीड करते हो तो पानी के साथ प्रोटीन का इंटरेक्शन कम हो जाता है और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो होता है वो फेवर करने लगता है, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है पीएच और पीआई का। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये जो ग्राफ आपने यहाँ देखा था उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो एजेस पे आप हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हो, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और वाटर का जो इंटरेक्शन है वो फेवर हो रहा है। ठीक है? पर जैसे ही आप पीआई पे आते हो तो पीआई पे आने से क्या होता है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन तो फेवरेबल हो जाता है, पर प्रोटीन और वाटर का जो इंटरेक्शन है वो फेवरेबल नहीं होता, जिसके वजह से पीआई पे आते आते प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है? एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एसिडिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है। ठीक है? तो लैमिनेट तो सबने लिया होगा, है ना? तो हम फटाफट से एक लैमिनेट यहाँ ले आते हैं। एक मिनट। ये यस, लैमिनेट आ गया। अब इस लैमिनेट को ऐसे समझो कि अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा लेमन है, टू मच लेमन, तो ये कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा कि नहीं रहेगा? एसिडिक मतलब वेरी एसिडिक रहेगा। ठीक है? अगर इसी लैमिनेट के अंदर हम क्या करें? बेकिंग सोडा मिला दें, और थोड़ा नहीं, टू मच बेकिंग सोडा डाल दें, तो ये कैसा हो जाएगा? ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है? बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज।
और अगर हम इसमें करेक्ट बैलेंस रखें, ठीक है, राइट बैलेंस रखें, तो इसका टेस्ट कैसा रहेगा? परफेक्ट रहेगा। तो करेक्ट बैलेंस का मतलब है पीएच, और टेस्ट परफेक्ट का मतलब है पीआई। जब ये दोनों बराबर हो गए, तो प्रोटीन अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, जब कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको पॉलीएक्रिलामाइड जेल चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए ये मैं भी डिस्कस करूंगी, पर तब तक के लिए आप सोचिए कि सेपरेशन तो हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ वेट एंड साइज। तो फिर पेज क्यों चाहिए? ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए एम्फोलाइट्स। ठीक है, एम्फोलाइट्स काफी लोगों के लिए नई टर्मिनोलॉजी होगी, बताऊंगी कैसे। ठीक है, और ऑफ कोर्स प्रोटीन सैंपल जिसे आपको सेपरेट करना है। इसके अलावा हमें बफर चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रोड्स चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, एंड पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई के बिना तो कोई टेक्निक काम नहीं कर सकती, तो ये तो चाहिए रहेगा। अब हमें पेज क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए। पेज हमें इसलिए चाहिए, पॉलीएक्रिलामाइड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, पॉइंट नंबर वन। ट्रांसपेरेंट है, तो हमारा जो सैंपल है वो हमें क्लियर दिखेगा। इसके अलावा हमने जब पेज पढ़ा था तो मैं आपको बार बार एक ही पॉइंट पे इम्फेस कर रही थी, दैट इज कि यहाँ पे कंट्रोल्ड पोर साइज होती है। आप पोर साइज को बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्रोस से भी कहीं गुना बेहतर है ये। दूसरा, ये काफी अच्छा सपोर्ट मैट्रिक्स है। अब जब भी क्या होता है ना कि जब भी आप पेज सुनते हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एसडीएस आ जाएगा। एसडीएस आ जाएगा, यहाँ पे आप एसडीएस को यूज नहीं करोगे। किस चीज के लिए? प्रोटीन कोटिंग के लिए। यहाँ पे ना प्रोटीन कोटिंग के लिए एसडीएस को आप यूज नहीं करते हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में जो प्रोटीन्स आप लोगे उनके ऊपर ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। आपको एसडीएस यूज नहीं करना है टू कोट देम और टू प्रोवाइड देम दी नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? और सेकंड जो हमारा पार्ट है दैट इज दी एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स एम्फोलाइट्स जो होते हैं वो पीएच ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं। क्रिएट पीएच ग्रेडियंट। इसकी स्ट्राइप्स मार्केट में मिलती है, जैसे कि बायोलाइट जो बायोलाइट बनाता है। तो अलग अलग कमर्शियल इसकी स्ट्राइप्स अवेलेबल होती है जो यूज पे आप कर सकते हो जब भी आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को करते हो। आइसो इलेक्ट्रो फोकसिंग इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें 18 से 24 घंटे लग जाते हैं आपको रन करने में। ठीक है, प्रॉपरली प्रोटीन्स को रिजॉल्व करने में। एम्फोलाइट्स पे बात करते हैं। एम्फोलाइट्स जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप्स। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को ये कंटेन करते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? स्टेबल पीएच ग्रेडियंट को बनाना इनसाइड द जेल। देयर फंक्शन इज टू क्रिएट a stable pH gradient inside the gel। और मैं आपको बता दूं कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग आप कर रहे हो और एम्फोलाइट को अगर आपने यूज नहीं किया तो प्रोटीन कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि उसको रुकना है, कहाँ रुकना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल दो, पॉइंट बोल दो, एम्फोलाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोल दो कि विदाउट एम्फोलाइट्स, सो विदाउट एम्फोलाइट्स प्रोटीन वुड नॉट
नो वेयर टू स्टॉप। प्रोटीन को समझ नहीं आएगा कि उसको उस टाइम पे रुकना कहाँ है। ठीक है, एम्फोलाइट्स में मैंने आपको एग्जांपल बताया, दैट इज दी बायोलाइट फ्रॉम बायोरेट। ऐसे एक फार्मालाइट भी आती है फ्रॉम सिडेवा। तो इसके बहुत सारे नाम और एग्जांपल्स हैं, और क्योंकि सारे कमर्शियली अवेलेबल है तो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो पीएच ग्रेडियंट जो बनेगा वो एम्फोलाइट की वजह से बनेगा, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे थे ना, तो चार्ज, पीएच ग्रेडियंट, आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट वो पीएच ग्रेडियंट बनाने का काम कौन करता है? दैट इज दी एम्फोलाइट्स। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है उस पे बात करते हैं। ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एम्फोलाइट, जो आप समझ चुके हो, है ना? उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ थोड़ा बहुत समझ गए होगे। एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज एम्फोटेरिक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, दोनों में कन्फ्यूजन समझ नहीं आता। और कभी-कभी आप लोग ये तक बोल देते हो कि दोनों एक ही है। ठीक है, और इस तरीके के आंसर सुन के बड़ा थोड़ा-सा सरप्राइजिंग लगता है। ठीक है, तो आज इन दोनों को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। एम्फोलाइट आप समझ चुके हो, पर हम एम्फोटेरिक को भी नहीं समझते। ठीक है, एम्फोटेरिक को क्या हम लोग समझते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। एम्फोटेरिक जो टर्मिनोलॉजी है वो एक जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, जब आप इसे डिफाइन करते हो तो आप बोलते हो कि कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। और मैंने बोला कि जनरल प्रॉपर्टी है, तो मैं कह सकती हूँ कि एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, एम्फोटेरिक में एग्जाम्पल जैसे वाटर आता है। ठीक है, प्रोटीन आप ले सकते हो। तो जब आप एम्फोटेरिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हो तो ये जनरली केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अगर इसके कंपैरिजन में मुझे एम्फोलाइट को डिटरमाइन करना हो तो मैं बोलूंगी कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, जो कि एम्फोलाइट है। ठीक है, एम्फोलाइट कंटेन्स बोथ एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप, सो दे कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ये एक नैरो टर्म है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज बायोलाइट। ठीक है, बायोलाइट कंपनी है, वहां पे आप देखोगे कि इसकी कमर्शियल स्ट्राइक मिल जाती है। ठीक है, एम्फोटेरिक एक जनरल टर्म है। ठीक है, एम्फोटेरिक जो होता है वो आपके केमिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स केमिकल बिहेवियर, कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा, कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन। इस केमिकल बिहेवियर के बारे में ये बताएगा। जबकि एम्फोलाइट जो होते हैं उन्हें हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये स्पेशली डिजाइंड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पीएच ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब आप कई सारे अमाइनो एसिड्स को जानते हो, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को जानते हो, जैसे कि हिस्टिडीन है। ठीक है, जैसे कि ग्लाइसिन है, जैसे कि एलानिन है। ठीक है, जैसे कि लाइसिन है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है। ये सारे के सारे आपके कैसे काम करते हैं? एज एन एम्फोलाइट काम करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड की तरह भी काम करते हैं, बेसिक की तरह भी काम करते हैं, और अच्छे से पीएच ग्रेडियंट को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूं कि मुझे एक स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे दूं, इन शॉर्ट तो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं एक लाइन में अगर बोलूं तो जो आपके एम्फोलाइट्स होंगे वो हमेशा एम्फोटेरिक हो सकते हैं। ठीक है, एम्फोलाइट एम्फोलाइट ऑलवेज एम्फोटेरिक होंगे,
क्योंकि इनके पास एसिड और बेसिक कैरेक्टर दोनों है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल एम्फोटेरिक आर नॉट एम्फोलाइट, क्योंकि एम्फोलाइट होने के लिए आपको पीएच ग्रेडियंट को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के बस की बात नहीं है। ठीक है? आसान भाषा में अगर आप और समझना चाहते हो, होते हैं कुछ लोग जिनको है कि मैम आप तो हमें थोड़ा देसी भाषा में समझाइए, तो हम ये कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक का मतलब हो गया स्टूडेंट। ठीक है? एक स्टूडेंट। और एम्फोलाइट का मतलब हो गया, जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर होता है ना, तो क्लास मॉनिटर तो कोई स्पेसिफिक बच्चा ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो हम कैसे हो गए, स्पेसिफिक हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ये लैब्स में बहुत पूछा जाता है, एम्फोटेरिक, एम्फोलाइट, और जब बच्चों के आंसर हम लोग सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एम्फोलाइट और एम्फोटेरिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब हम बेसिक समझ चुके हैं, प्रिंसिपल हमने समझ लिया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है हमने समझ लिया, प्रोटीन का मूवमेंट समझ लिया, सॉलिबिलिटी को कैसे कनेक्ट करना है विद पीएच ये देख लिया। इसके अलावा एम्फोलाइट्स क्या होते हैं ये समझ लिया, एम्फोलाइट को एम्फोटेरिक से कंपेयर करके हमने देख लिया। अब हम समझते हैं प्रोसीजर। ठीक है? प्रोसीजर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको जेल को प्रिपेयर करना है। ठीक है? कौन सी जेल प्रिपेयर करोगे? पॉलीएक्रिलामाइड वाली जेल। ठीक है? जैसे ही जेल प्रिपेयर हो जाएगी आप ऐड करोगे एम्फोलाइट्स। ठीक है? एम्फोलाइट्स क्यों ऐड किए हैं? टू क्रिएट पीएच ग्रेडियंट। पीएच ग्रेडियंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो प्रोटीन को समझ में आएगा कि उसको मूव कहाँ करना है, रुकना कहाँ है। ओके? पीएच ग्रेडियंट एक बार क्रिएट हो जाएगा तो हम सैंपल को लोड करेंगे। ठीक है? सैंपल को जब आप लोड करोगे तो कौन सा सैंपल यहाँ लोड करने वाले हो? प्रोटीन सैंपल। ठीक है? कभी कभी पढ़ते पढ़ते अलग दुनिया में हम चले जाते हैं, तो याद रखें कि कौन सा सैंपल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट को आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो एसिडिक कंडीशंस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो एनोड की तरफ जाएगा, और बेसिक जो प्रोटीन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव वाला प्रोटीन होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव मीन्स कैथोड, ये ब्लैक कलर की होती है। और जो नेगेटिव वाला प्रोटीन होगा वो पॉजिटिव, दैट इज एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है? उसके बाद मूव करने के बाद प्रोटीन रीच करेगा अपने खुद के पीआई के ऊपर। ठीक है? दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको शार्प बैंड ऑब्जर्व होगा वहां पे। ठीक है? जहां पे आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन अक्यूमुलेट हो गया है अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, और थिन और शार्प बैंड को प्रोड्यूस करेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोकसिंग। ठीक है? मैं यहाँ पे इसको अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। दैट इज प्रोटीन accumulate at their PI and produce thin, sharp bands. This process is called focusing. ठीक है? तो जब आप बोलते हो ना आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, तो आई का तो मतलब हो गया है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ई का मतलब हो गया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा कहानी चलेगी। और फोकसिंग का मतलब ये है कि जब ये सारी कहानी हो जाएगी तो हमें प्रोटीन्स के शार्प बैंड्स जेल के ऊपर देखते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? फोकसिंग। तो फोकसिंग इज रिलेटेड टू द शार्प बैंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है? तो इस तरीके से आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे कि बुक्स में लिखा होता है कि आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट। बुक्स में सिर्फ लिखा होता है हाईली एक्यूरेट। क्वेश्चन है व्हाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप
सेपरेट करते हो प्रोटीन्स को बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल डिफरेंस इन चार्ज, ठीक है। और वो डिफरेंस कितना है, 0.01% भी अगर पीएच में चेंज हो गया, उसके इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज हो गया, तो बहुत इजीली ये टेक्निक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पहले बोला था दो प्रोटीन्स है एंड इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर वेट। पर हम चाहते हैं कि अभी भी हम इन दोनों प्रोटीन्स को सेपरेट करें, तो आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को तो यूज नहीं कर सकते, पेज को भी आप यूज नहीं कर सकते, चाहे नेटिव हो या नॉन नेटिव हो। पर हमें इनको सेपरेट करना है, तो हम सेपरेट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। चार्ज में भी किसके बेसिस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के। तो हम किसको यूज करेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को। आई थिंक यहाँ तक एकदम बेसिक्स आप लोगों के क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है इस टेक्निक का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन्स को आप बहुत इजीली प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करना, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसको बहुत अच्छे से हम लोग यूज करेंगे, स्पेशली जब 2D में वन फर्स्ट डायमेंशन क्रिएट की जाती है, तो वो इसी से क्रिएट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस टेक्निक का एडवांटेज क्या है, ठीक है। हर टेक्निक के कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो प्रॉज क्या है, प्रॉज ये है कि यहाँ पे आपको एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वालिटी का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत अच्छे बैंड्स देखने को मिलते हैं, शार्प प्रोटीन बैंड्स विजुलाइज। ये बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूसिबल है, हाईली रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। प्रोटीन्स को लीजिए और मल्टीपल प्रोटीन्स को आप यहाँ स्टडी कर सकते हो। छोटे से छोटे डिफरेंस जो होते हैं पीआई में, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल चेंज इन पीआई। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट टेक्निक में आती है। अब प्रॉस है तो कुछ कॉन्स भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसको एक स्टेबल पीएच ग्रेडियंट की जरूरत होती है। अगर स्टेबल पीएच ग्रेडियंट नहीं मिला तो प्रोटीन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला था कि ये टेक्निक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एज वेल एज ये टेक्निक बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड ये है कि प्रोटीन्स कभी कभी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी सॉलिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गया तो कभी कभी उसकी कहीं सारी प्रॉपर्टीज को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट्स और लेट्स राइट प्रेसिपिटेशन अकर्स एट पीआई, ठीक है। तो पीआई के ऊपर ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को, मुझे लगता है काफी हद तक आप लोग समझ चुके हो। अब मैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को ना एसडीएस पेज, जो नॉन नेटिव पेज आपने पढ़ा था, उससे एक बार कंपेयर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप इसको कंपेयर करना की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या दोनों टेक्निक्स को आप रिलेट कर पा रहे हो। क्योंकि क्योंकि दोनों टेक्निक्स को जब आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट अभी भी कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों टेक्निक्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों पढ़ लिया है अच्छे से। तो जैसे अगर आप साइज की बात करो, नॉट साइज, सॉरी, सेपरेशन। सेपरेशन का मोड अगर आप देखो, बेसिस देखो यहाँ पे, तो यहाँ तो है जैसे पीआई, ठीक है। एसडीएस में आपने पढ़ा है साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। जब मैं स्टार्ट की थी आज का लेक्चर, तो सबसे पहला पॉइंट ये मैंने लिखा था जब मैं डेफिनेशन बता रही थी, ठीक है। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के अंदर ना
प्रोटीन के ऊपर नेचुरल चार्ज होता है, नेचुरल चार्ज ऑन प्रोटीन। जबकि एसडीएस के अंदर आपको अगर प्रोटीन के ऊपर पूरा यूनिफॉर्म चार्ज देना है तो आपको एसडीएस की कोटिंग करानी पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन कोटेड विद एसडीएस टू गिव यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज। यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देने के लिए कोट कराना पड़ता है आपको। पीएच ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में होगा, एसडीएस फेज में नहीं होगा। एंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के अंदर जो एंड पॉइंट होता है वो आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, और एसडीएस के अंदर प्रोटीन जेल के एंड तक माइग्रेट कर सकता है, माइग्रेट टिल द एंड ऑफ जेल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगा कि आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम दी बेसिक वर्जन्स दैट इज द एसडीएस पेज। ठीक है, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, वो स्विगी वाला, अगर आपको याद हो, तो मैंने बोला था कि अपने आप अगर गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है उसके बाद सही एड्रेस पे खुद ही पहुंच जाता है। इसी वजह से हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को सेल्फ करेक्टिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी गेट को फंसाना हुआ ना और कोई अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन बनाना हुआ तो ये आ सकता है कि कौन सी टेक्निक एक सेल्फ करेक्टिंग टेक्निक है और उसमें एग्जाम्पल दिए होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज आइसो इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रोटीन एक्सीडेंट, अगर वो जेल में जहाँ पे उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जैसे मान लो यहाँ था पर वो यहाँ जाके रुक गया, तो वो वापस एक्सीडेंटली ड्रिफ्ट करने के बाद वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। इसलिए हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को क्या कहते हैं, सेल्फ करेक्टिंग टेक्निक। ठीक है, आई थिंक आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग आपको क्लियर होगा। एक इमेज के थ्रू थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी टेक्निक का, और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को हम खत्म करेंगे उस डायग्राम पे, दैट इज दिस। ठीक है, ये आपकी पीएच ग्रेडियंट की स्ट्राइप है, और जो लो पीएच वाले हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, वो आपके कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। जो हाई पीएच नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है वो किधर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, मूवमेंट चलेगा तब तक चलेगा जब तक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ना आ जाए। जैसे ही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया, जैसे यहाँ 6.5 है, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया, मतलब नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई नेट चार्ज इस पे नहीं है तो ये माइग्रेट नहीं करेगा, और यहाँ पे आप प्रोटीन्स के बैंड्स इस टाइप पे देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को खत्म करते हैं, और अब इससे ही रिलेटेड और एसडीएस बेस से रिलेटेड एक छोटी सी टेक्निक है दैट इज 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसे हम देख लेते हैं। ओके, नाउ द सेकंड टेक्निक इज द 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, 2D इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो प्रोटीन को आप सेपरेट करोगे वो दो सिक्वेंशियल स्टेप में सेपरेट करोगे। ठीक है, सो हेयर प्रोटीन्स separates in two sequential steps। ठीक है, तो यहाँ पे दो डायमेंशन होती है, एक होती है फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को यूज करते हो। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में हमें पता है कि जो सेपरेशन है वो होता है बाय आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आप ये बात जानते हो क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है। सेकेंड जो डायमेंशन है, सेकेंड डायमेंशन में हम एसडीएस पेज को यूज करते हैं, और यहाँ हमें पता है कि जो सेपरेशन है वो किससे होता है, मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेसिस पे। ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट टेक्निक है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड एसडीएस पेज। तो यहाँ हम कंबाइन कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट सेपरेशन मेथड्स, या टेक्निक्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स। ठीक है, टू अचीव हायर रेजोल्यूशन, ज्यादा रेजोल्यूशन आपको मिल सके, इसलिए आप 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हो।
अब मैं आपको 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस का ना डायरेक्ट इमेज दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि इसको आप विजुलाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेक्निक को जब आप विजुलाइज कर लोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप देख रहे हो, ये पहला जो स्टेप है वो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का है। लेट मी चेंज द कलर एंड देन सेकंड, ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो उसमें हमने एसडीएस को यूज किया है, एसडीएस पेज को। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो एक इमोबिलाइज पीएच ग्रेडियंट टाइप में। यहाँ साथ ही साथ आप लिखते भी जाइए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जेल कैसे बनेगी, क्या होगा, ये आप डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियसली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेपरेट करेंगे प्रोटीन को बाय आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग यूजिंग एन immobilized pH ग्रेडियंट टाइप। ठीक है, पीएच ग्रेडियंट टाइप का यूज करके आप ये सेपरेट कर लोगे। उसके बाद आप इस टाइप को जब सेपरेशन हो जाएगा तो उसको आप एसडीएस के साथ इक्विलिब्रिएट करोगे ताकि जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो सके और पूरे प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, यू विल इक्विलिब्रेट दिस टाइप विद एसडीएस टू denature proteins and imparts a uniform नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट हो जाएगा पूरी प्रोटीन के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर, अब आप इस स्ट्राइप को एसडीएस पेज के टॉप पे, जो जेल का टॉप है उस पे रख दोगे। ठीक है, प्लेस द स्ट्राइप ऑन टॉप ऑफ एसडीएस पेज जेल। ठीक है, होने के बाद एसडीएस पेज जो है वो अपना काम हो करेगा और प्रोटीन्स को मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेस पे सेपरेट कर देगा। ठीक है, परफॉर्म एसडीएस पेज टू सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एसडीएस जब रन हो जाएगा तो आप विजुलाइज कर लोगे उसको यूजिंग स्पेसिफिक स्टेन्स जैसे कॉस्मेसी, सिल्वर स्टेनिंग, इन सब पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप स्टेन करोगे जेल को टू विजुअलाइज योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोटीन स्पॉट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसको विजुअलाइज करने के लिए आप यूज करोगे। इसका एक और डायग्राम है हमारे पास जो हम आपको दिखाते हैं, दिस वन। तो यहाँ देख रहे हो, पहली डायमेंशन है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आप करोगे इस तरीके से आपकी जो भी प्रोटीन्स होंगे अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एसडीएस से आप रीबफरिंग करोगे ताकि पूरे प्रोटीन जो है उसके सरफेस में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड देन यू विल परफॉर्म एसडीएस, सोडियम डोडेसिल सल्फेट पेज पॉलीएक्रामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे या साइज के बेस पे प्रोटीन सेपरेट होगा, फिर आप इसे उसकी स्पेसिफिक डाई में विजुअलाइज कर सकते हो। तो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूं कि ये टेक्निक कैसे रिलेटेड है एसडीएस पेज और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग पे। ठीक है, हमने प्रोसीजर को भी देख लिया, उसका ओवरव्यू देख लिया है, बाकी एकदम सेम है, जेल कैसे बनेगा, क्या होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको रिपीट नहीं करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे दिया ताकि आप रिलेट कर सको दोनों टेक्निक्स के साथ। सो 2D आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में अभी तक हमने जितना कंटेंट डिस्कस किया है समझ में आ रहा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे बायो के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।